अच्छा जी, हम लास्ट वीक में हमने फेलियर थ्योरीज पे शुरू किया था काम। दीज आर फेलियर थ्योरीज फॉर स्टैटिक लोडिंग केसेस। और स्टैटिक लोडिंग के अंदर भी दो किस्म के मटेरियल्स हैं, जैसे कि आपको बताया था, एक डक्टाइल मटेरियल्स और एक ब्रिटल मटेरियल्स। डक्टाइल मटेरियल्स वो होते हैं जिसमें फ्रैक्चर स्ट्रेन जो है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.05। ठीक है जी। और ब्रिटल मटेरियल्स वो होते हैं जिसमें फ्रैक्चर स्ट्रेन 0.05 से कम होती है। उसके बाद जो डक्टाइल मटेरियल्स हैं उसमें वी स्टडीड द फर्स्ट थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, और दूसरी जो आज पढ़ेंगे डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। These both of these theories are for those ductile materials in which yield strength in tension is equal to yield strength in compression, whereas ductile Coulomb-Mohr theory is for those materials in which yield strength in compression is not equal to yield strength in tension. तो अच्छा, फिर हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी पे अगर आए तो हमने इसकी डेफिनेशन में से कोशिश की थी कि वी कम अप विद जो है वो इसके मैथमेटिकल इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकें। और उसके अंदर आपको हमने जो पढ़ा था कि यील्डिंग, इसकी जो डेफिनेशन थी, यील्डिंग यानी यील्डिंग का मतलब फेलियर। ठीक है, फेलियर इट बिगिंस व्हेनेवर द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस in any element equals or exceeds the maximum shear stress in a tension test specimen of the same material when that specimen begins to yield, which means कि जो maximum shear stress है ये वाली, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं, it is equal to or exceeds maximum shear stress in a tension test specimen of the same material। हम shear stress देखेंगे मैक्सिमम टेंशन टेस्ट की जब वो यील्ड होना शुरू हो जाएगा। तो अब ये वाला ये जो राइट हैंड साइड वाली इनइक्वालिटी के राइट हैंड साइड पे जो चीज है, इसको अगर आप देखें तो ये क्या बनती है। सबसे पहले तो टेंशन टेस्ट क्या होता है? टेंशन टेस्ट वो होता है जिसमें आप एक स्पेसिमेन लेते हैं और उसको एक डायरेक्शन के अंदर, यूनी एक्सियल टेंसाइल के अंदर, सिर्फ एक्स एक्सिस के अंदर फॉर एग्जांपल आप इसके ऊपर लोड डालते हैं। ठीक है, तो जो इसका जो मोहर सर्कल है वो कुछ इस तरह का बन जाता है। जीरो और जो भी आपने सिग्मा इसके ऊपर जो भी नॉर्मल स्ट्रेस लगाई है उसके दरमियान इसका मोहर सर्कल बन जाता है। और ये इसकी जो अप्लाइड स्ट्रेस होती है वही इसकी प्रिंसिपल स्ट्रेस होती है, क्योंकि यहाँ आप देखें कि कोई भी शेयर स्ट्रेस नहीं लग रही इसके ऊपर, और जहां पे शेयर स्ट्रेस जीरो होती है वहां पे नॉर्मल स्ट्रेस प्रिंसिपल स्ट्रेस बन जाती है। अब वो कहता है इसमें कि maximum shear stress in a tension test specimen of the same material when that specimen begins to yield। और हमें पता है कि जो टेंशन टेस्ट होता है उसके अंदर यील्डिंग स्टार्ट जिस पॉइंट पे होती है उसको यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। सो मैं इस सिग्मा की जगह एस वाई डाल देता हूँ। ठीक है, अब इस सर्कल में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किधर है? यहाँ पे। ठीक है, ये इसकी टॉ मैक्स है और ये किसके इक्वल है?
क्योंकि इस सर्कल का डायमीटर अब एस वाई के इक्वल है तो रेडियस एस वाई बाई टू है, सो दिस इज नाउ एस वाई बाई टू, सो टॉ मैक्स इज एस वाई बाई टू। ये टॉ मैक्स कौन सा है? दिस इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑफ अ टेंसाइल टेस्ट स्पेसिमेन, एक ऐसा स्पेसिमेन जिस पे टेंसाइल टेस्ट हो रहा है, व्हेन दैट बिगिंस टू यील्ड, यानी एस वाई तक आप इसको लेकर गए तो उस वक्त इस पे टॉ मैक्स एस वाई बाई टू होता है। सो देयरफॉर वी कैन, हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? एस वाई बाई टू। ठीक है, ये इक्वेशन है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी की, ये देखें इधर लिखी है। अब आपको पता है, आपने मोहर सर्कल जब पढ़ा था, ठीक है, आपने देखा था कि जो 3 डायमेंशनल केस होता है जिस उसमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है वो 1 और 3, सिग्मा 1 और सिग्मा 3 के दरमियान जो सर्कल है वो होता है, और टॉ 1/3 इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2। ठीक है, so I can replace this tau max with sigma 1 minus sigma 3/2, ठीक है, is greater than equal to sy/2। ये इसकी फेलियर क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, ये 2 से कैंसिल हो गया, सो मेरे पास जो इक्वेशन बनती है वो ये बन जाती है फेलियर क्राइटेरिया। तो आपको जब भी कोई स्ट्रेस स्टेट गिवन हो, आप उसके अंदर से यूज करके प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकाल सकते हैं, और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को इस इक्वेशन में पुट करके बता सकते हैं कि फेलियर अकर होगा या नहीं होगा। मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ आपको पता होनी चाहिए। दूसरे लफ्जों में अगर आप इसको डिजाइन करना चाहें तो इस थ्योरी की मदद से तो आप कह सकते हैं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 इज इक्वल टू एस वाई ओवर एन। तो मैंने आपको बताया था कि फेलियर क्राइटेरिया को डिजाइन इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे करते हैं कि इनइक्वालिटी की जगह इक्वल का साइन डाल देते हैं और राइट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में एन ऐड कर देते हैं, तो ये अब डिजाइन इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब मैंने कुछ भी डिजाइन करना है तो आई कैन जी। सर एक क्वेश्चन था कि ये हम लोगों ने 3 डायमेंशनल केस को 2 डायमेंशनल के इक्वल किस तरह कर लिया? अभी नहीं किया, अभी तो ये 3 डायमेंशनल ही है, क्योंकि सिग्मा 1 और सिग्मा 3, अगर 2 डायमेंशनल केस वो होता है जिसमें हम सिग्मा ए और सिग्मा बी लिखना शुरू कर देते, तीन ही स्ट्रेसेस तो हैं ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। 2 डायमेंशनल का नहीं है? एस वाई तो सिंगल डायमेंशनल का, 1 डायमेंशनल का। तो हम करना क्या चाह रहे हैं, हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद यह है कि हमारे पास जो फिजिकली जो रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं उसके अंदर 3 डायमेंशन में स्ट्रेसेस लग रही हैं, लेकिन हमारे पास जो डाटा मौजूद होता है मटेरियल्स का वो सिंगल डायरेक्शन के अंदर टेंसाइल टेस्ट करके वो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज जैसे यील्ड स्ट्रेंथ या टेंसाइल स्ट्रेंथ या फिर फ्रैक्चर स्ट्रेंथ आपको दे दी जाती हैं, या यंग्स मॉडुलस। तो आप बेसिकली इन थ्योरीज में कर क्या रहे हैं? आप ये कर रहे हैं कि आप वो सिंपल डाटा जो कि सिंपल टेस्ट से निकाला गया है, आप उसको यूज करते हुए एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, रियल लाइफ सिचुएशन को के अंदर फेलियर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है इसके राइट हैंड साइड पे ये सिंपल टेस्ट का रिजल्ट है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, क्योंकि आपको कोई भी जो स्ट्रेस गिवन होगी, ठीक है, आप वो चाहे कैसी भी हो उसके अंदर जितने अगर सारी भी मौजूद हों आपकी नॉर्मल स्ट्रेसेस और शियर स्ट्रेसेस, तो आप अल्टीमेटली उसमें से 3 प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा 3 निकाल सकते हैं इस मोहर सर्कल के थ्रू। ये आपको सिखाया था पिछले वीक। तो जब आपने सिग्मा 1 2 3 निकाल ली तो उसमें सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 जो है वो आप कंपेयर कर लें सिंपल टेस्ट के रिजल्ट से। ठीक है, दिस इज व्हाट वी वांटेड, कि मैंने एक रियल लाइफ प्रॉब्लम में फेलियर को प्रिडिक्ट कर लिया यूजिंग ओनली यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, समझ आ गया आपको? यस सर, समझ आ गया, थैंक यू। अच्छा, ओके। फिर हमने कहा कि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें प्लेन स्ट्रेस इन्वॉल्व होती है, यानी 2 डायमेंशनल स्ट्रेस होती है। आपको पता है सिग्मा 1 इज ऑलवेज, हम इसको इसी तरीके से ऑर्डर करते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास प्लेन स्ट्रेस है तो मेरे पास इन तीनों में से एक वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अगर मेरे पास
सिग्मा ए और सिग्मा बी दोनों पॉजिटिव हैं, यानी मेरा मोहर सर्कल इस किस्म का है, तो फिर सिग्मा 3 वुड बी 0 इन दिस केस। ठीक है, तो आपकी जो इक्वेशन है, इक्वेशन याद रखें क्या थी, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस वाई। तो उसके अंदर सिग्मा 3 0 है, सिग्मा 1 की जगह सिग्मा ए आ जाएगा और आपकी इक्वेशन ये रह जाएगी। ये तब है जब दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेसेस प्लेन केस में पॉजिटिव हो। अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, यानी आपके पास इस किस्म का केस है, ठीक है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो फिर आपके पास सिग्मा 1 सिग्मा ए होगा, सिग्मा 2 वुड बी इक्वल टू 0 एंड सिग्मा 3 वुड बी इक्वल टू सिग्मा बी। तो इस केस में ये वाली जो इक्वेशन है दिस वुड, ये इसी तरह आ जाएगी, सिग्मा 1 की जगह सिग्मा ए आ जाएगा और सिग्मा 3 की जगह सिग्मा बी आ जाएगा। सो दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन 5 लिखी है, ये उस केस में जब सिग्मा ए पॉजिटिव और सिग्मा बी नेगेटिव है। और तीसरा केस क्या है कि सिग्मा ए और बी दोनों नेगेटिव है, ये ऐसा केस बनेगा, ठीक है, जिसके अंदर सिग्मा ए और सिग्मा बी दोनों नेगेटिव है। अब इसमें सिग्मा 1 वुड बी 0, ठीक है, और अकॉर्डिंगली इस इक्वेशन में आप सिग्मा 1 को 0 डाल दें और सिग्मा 3 की जगह सिग्मा बी डाल दें और माइनस को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये साइन इन्वर्ट हो जाएगा एंड वी विल हैव दिस इक्वेशन, इक्वेशन 6। ये तीनों प्लेनर केसेस के लिए इसी इक्वेशन को कन्वर्ट किया। आप चाहें तो इसको ना करें, आप इसको एज अ 3 डायमेंशनल केस ही समझे, बस आपको पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा सिग्मा प्रिंसिपल स्ट्रेस 0 है फिर उस केस में। तो यू कैन यूज दिस इक्वेशन डायरेक्टली एज वेल। ये हमने एक उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी थी इसी प्लेनर केस की, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। अब हम अगली थ्योरी की तरफ आते हैं विच इज डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। ठीक है, इसकी भी हम चाहेंगे कि जिस तरह पहले हमने किया कि जो इसकी स्टेटमेंट है या डेफिनेशन है उसको रिलेट करें इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ, इसी के अंदर से इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालें। तो डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी प्रिडिक्ट्स दैट yielding, again yielding means failure occurs when the distortion strain energy per unit volume, distortion strain energy per unit volume, ठीक है, reaches or exceeds the distortion strain energy per unit volume for in simple tension or compression of the same material. So the definition is somewhat similar to maximum shear stress theory की definition. The only thing is कि quantity change होगी है जिसको compare करना है। उसके अंदर quantity थी कि आप maximum shear stress को compare कर रहे थे, कब? जो आपका given state है उसकी maximum shear stress को compare कर रहे थे टेंशन टेस्ट स्पेसिमेन की मैक्सिमम शियर स्ट्रेस से जब वो यील्ड कर रहा था। यहां पे क्या कर रहे हैं, यहां पे स्ट्रेन एनर्जी, डिस्टॉर्शन स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कंपेयर कर रहे हैं, जो आपका गिवन स्ट्रेस स्टेट है उसकी किससे कंपेयर कर रहे हैं, डिस्टॉर्शन स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम सिंपल टेंशन टेस्ट स्पेसिमेन की जब वो यील्ड करना शुरू हो जाए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम है कि किस चीज को किससे कर रहे हैं हम कंपेयर, बट क्वांटिटीज चेंज हो गई हैं। पहले हम शियर स्ट्रेस को कर रहे थे कंपेयर, अब डिस्टॉर्शन स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को कर रहे हैं। पहले तो बताएं स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है, किसी को याद है मटेरियल्स के कोर्स में? स्ट्रेन एनर्जी, ये मेरे पास अगर स्ट्रेस स्टेट का स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व है और लीनियर रीजन के अंदर है, ठीक है, तो लेट्स से कि ये सिग्मा है और ये एप्सिलॉन की वैल्यू है, तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यू उसको कहते हैं, दैट इज एरिया अंडर द कर्व। अब ये एक ट्रायंगल का एरिया है, सो दिस वुड बी हाफ इनटू बेस इनटू अल्टीट्यूड। ठीक है, ये बेसिकली स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है। ठीक है, तो यहां पे क्या डिस्टॉर्शन स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, so let's call it as UD, distortion strain energy per unit volume। और हमारी डेफिनेशन से जो इक्वेशन बन रही है वो ये बन रही है
कि डिस्टॉर्शन स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्टॉर्शन स्ट्रेन एनर्जी ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सिंपल टेंसाइल टेस्ट when it goes to the condition of yielding, when it yields. ठीक है, तो अब ये जो डी लगाया मैंने, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्हाट इज डिस्टॉर्शन स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसके अंदर जो है ना, थोड़ा सा ये देखना है कि इस थ्योरी की बेसिस कहाँ से आई है, कौन कहाँ से लोगों के ज़हन में ये आइडिया है कि इस थ्योरी को लिया जाए। तो बेसिकली अगर किसी भी बॉडी पे, लेट मी जस्ट अच्छा, अगर कोई बॉडी जो है उसके ऊपर एक एक्सिस के अंदर आप लोड लगाते हैं सिग्मा, तो यील्डिंग कब अकर होती है? व्हेन दिस सिग्मा रीचेस द वैल्यू ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, व्हेन सिग्मा इज इक्वल टू एस वाई, तो यील्डिंग बिगिंस। ओवर द इयर्स एक ऑब्जर्वेशन थी कि अगर किसी एलिमेंट के ऊपर हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस लगाई जाए, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस इज अ स्ट्रेस व्हिच इज इक्वल इन ऑल थ्री डायमेंशंस, ट्राई एक्सियल स्ट्रेस भी इसको कह सकते हैं जैसे, और इसको हाइड्रो एक्सियल क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप किसी भी बॉडी को पानी के अंदर इमर्स करते हैं, वाटर में इमर्स करते हैं, तो उसके ऊपर हर डायरेक्शन से इक्वल कंप्रेशन आता है, ये जिसे आप प्रेशर बोलते हैं। तो फ्रॉम देयर दिस आइडिया कम्स कि हाइड्रोस्टैटिकली स्ट्रेस किया जाए अगर किसी एलिमेंट को, यानी यहां पे जो सिग्मा है दैट इज इक्वल टू दिस सिग्मा एंड दैट इज इक्वल टू दिस सिग्मा, तो फिर क्या होता है? फिर when the materials are stressed hydrostatically, they exhibit a yield strength which is greatly in excess of the values given by simple tension test. यानी आप इस सिग्मा को एस वाई से ऊपर भी लेके जा रहे हैं, इन तीनों सिग्मास को, फिर भी यील्डिंग अकर नहीं हो रही, यानी परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आ रही बॉडी के अंदर। ठीक है, दिस वाज एन ऑब्जर्वेशन, ये एक ऑब्जर्वेशन थी। इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर हाइपोथेसाइज किया गया या पोस्टुलेट ये किया गया कि yielding was not a simple tensile or compressive phenomenon at all, but rather that it was related somehow to the angular distortion. ठीक है, यानी जब आपने मटेरियल को हाइड्रोस्टैटिकली स्ट्रेस किया तो क्या हुआ? इसका वॉल्यूम बढ़ा, लेकिन इसके ये जो एंगल्स हैं ये प्रिजर्व रहेंगे, इसके अंदर कोई एंगुलर डिस्टॉर्शन नहीं आएगी, ये 90 डिग्री पे ही रहेंगे सारे एंगल्स। क्यों? क्योंकि तीनों डायरेक्शन से एक जितनी स्ट्रेस इस पे लग रही है, तो ये एक्सपैंड तो होगी बॉडी, इसका वॉल्यूम तो चेंज होगा, लेकिन इसकी शेप चेंज नहीं होगी। उसके बरक्स जब आप इसको इस तरीके से एक एक्सिस के अंदर इसको स्ट्रेस करते हैं तो इसके अंदर डिस्टॉर्शन आएगी। ठीक है, इस किस्म की, और आपके ये एंगल्स चेंज होंगे। तो पोस्टुलेट ये या हाइपोथेसाइज ये किया गया कि ये जो सिग्मा एस वाई से बढ़ जाता है और फिर भी फेलियर नहीं होता, इसकी वजह यह है कि इसके अंदर एंगुलर डिस्टॉर्शन नहीं हो रही, और यहाँ जो वो एस वाई के वैल्यू के ऊपर सिग्मा जब रीच करता है तो यील्डिंग स्टार्ट हो जाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द एंगुलर डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो इसलिए मुझे डिस्टॉर्शन स्ट्रेन एनर्जी फाइंड करनी चाहिए। अच्छा, अब डिस्टॉर्शन स्ट्रेन एनर्जी कितनी होती है या उसका मैथमेटिकल फॉर्म उसकी क्या होती है, उसके लिए हम ये छोटी सी एक डेरिवेशन सॉर्ट ऑफ देख लेते हैं। ये एक जनरल स्ट्रेस स्टेट है। आपके पास ये स्ट्रेस स्टेट कैसे आई? आपके पास सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जी लग रहे थे। ठीक है, और उन पे टॉ एक्स, टॉ वाई, टॉ जी सारी चीजें मौजूद थी। ठीक है, वहां से आपने सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3 प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकाल ली।
अब इन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को आपने इस स्ट्रेस एलिमेंट के ऊपर शो कर दिया, ठीक है, शेयर स्ट्रेसेस खत्म हो गई क्योंकि ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है। नाउ यू आप क्या करते हैं, आप इसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी आप इसके दो कंपोनेंट्स बना लेते हैं। इस ट्राई एक्सियल, इसको हम ट्राई एक्सियल स्ट्रेस कह रहे हैं क्योंकि तीनों एक्सिस के अंदर इसमें स्ट्रेस मौजूद है, ठीक है, ये ट्राई एक्सियल स्ट्रेस। इसको मैं दो कंपोनेंट, एक तो इसका हाइड्रोस्टैटिक कंपोनेंट बना लेते हैं ट्राई एक्सियल का, एक हाइड्रोस्टैटिक कंपोनेंट बना लेते हैं और एक डिस्टॉर्शन कंपोनेंट बना लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक कंपोनेंट कौन सा होगा, जिसके अंदर तीनों एक्सिस के ऊपर एक जितनी इक्वल स्ट्रेस लग रही हो। तो मैं क्या करता हूं, सिग्मा 1 और 2 और 3 का एक एवरेज लेता हूं, ठीक है, और इसको मैं तीनों साइड्स पे अप्लाई कर देता हूं, ठीक है। तो ये मेरा हो गया हाइड्रोस्टैटिक कंपोनेंट। ये इस कंपोनेंट यानी सिग्मा एवरेज की वजह से इस बॉडी का वॉल्यूम चेंज होगा। इस सिग्मा एवरेज के लगने की वजह से इसकी शेप में कोई तब्दीली नहीं आएगी, डिस्टॉर्शन कोई नहीं आएगी। दूसरा कंपोनेंट कितना होगा, वो हर साइड पे डिफरेंट होगा। इस साइड पे सिग्मा 1 था पहले, अब मैंने इसमें सिग्मा एवरेज निकाल लिया, तो जो बचा वो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा एवरेज होगा। इसी तरह इस डायरेक्शन में सिग्मा 2 माइनस सिग्मा एवरेज होगा और इस डायरेक्शन में सिग्मा 3 माइनस सिग्मा एवरेज होगा। Now this is the distortion component. This component, ये सिग्मा 1 माइनस सिग्मा एवरेज या सिग्मा 2 माइनस, ये तीनों जो स्ट्रेसेस हैं ये इसकी वॉल्यूम चेंज में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, बल्कि ये इसको डिस्टॉर्ट कर रही हैं, इसका एंगल्स चेंज कर रही हैं, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करें तो वो ट्राई एक्सियल कंपोनेंट पे वापस आप चले जाएंगे। सो नाउ आई हैव अ हाइड्रोस्टैटिक कंपोनेंट एंड अ डिस्टॉर्शनल कंपोनेंट। तो अब हमारी थ्योरी क्या कहती है, हमारी थ्योरी जो हमने हाइपोथेसाइज किया था वो ये किया था कि जो यील्डिंग अकर हो रही है वो इस कंपोनेंट की वजह से अकर हो रही है, डिस्टॉर्शनल कंपोनेंट की, हाइड्रोस्टैटिक कंपोनेंट की वजह से आवाज नहीं हो रही, ठीक है। सो हम क्या करते हैं जी कि हम कहते हैं कि ये वाला जो है, ये वाला जो ट्राई एक्सियल स्ट्रेस का कंपोनेंट है, इसकी हमें स्ट्रेन एनर्जी अगर पता हो तो दैट वुड बी इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी ऑफ वॉल्यूमेट्रिक चेंज या हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस स्टेट प्लस डिस्टॉर्शनल स्ट्रेस स्टेट, एंड UD would be equal to U minus UV। याद रखें U क्या था, एक्सियल स्ट्रेस के केस में हाफ इंटू सिग्मा एप्सिलॉन, ये यूनी एक्सियल यानी एक एक्सिस में जब स्ट्रेस लग रही है तो उस केस में ये फॉर्मूला था। अब ये U पहले फाइंड, ये बेसिकली ये इक्वेशन है जो हम सॉल्व करना चाहते हैं जिससे हमारे पास डिस्टॉर्शनल कंपोनेंट आएगा। तो सबसे पहले इस U को देखते हैं। U एक एक्सिस में तो U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन सिग्मा होता है। तीनों एक्सिस में अगर स्ट्रेन लग रही है तो ये हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 1 सिग्मा 1। सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3 याद रखें कि ये हमारी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस लग रही हैं, यहाँ पे आपने देखी थी, ये सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3। तो चूंकि अभी हम ट्राई एक्सियल इस कंपोनेंट की U फाइंड कर रहे हैं, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, so U is equal to half into epsilon 1 sigma 1 plus epsilon 2 sigma 2 plus epsilon 3 sigma 3 हो गया। अब यहाँ पे आपको याद होगा कि जब हम एक डायरेक्शन के अंदर स्ट्रेस लगाते हैं तो, या थोड़ा सा इसको मजीद बेहतर बना लेते हैं, तो इसकी क्या चेंज आती है, ये इस तरीके से स्ट्रेस आती है इस पे, यानी स्ट्रेन जो है वो जिस एक्सिस में स्ट्रेस लग रही है उस डायरेक्शन में तो इंक्रीज हो रही है लेकिन दूसरी डायरेक्शन में डिक्रीज भी हो रही है, ठीक है। और ये जो हमारा केस है इसमें चूंकि हर डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रही है, इसलिए हर डायरेक्शन में स्ट्रेस जो है
वो उसकी वजह से स्ट्रेन इंक्रीज होगी और बाकी दोनों डायरेक्शंस में स्ट्रेन लगने की वजह से वो डिक्रीज होगी। ठीक है, सो एप्सिलॉन, जैसे आपको पता है ये वाली इक्वेशंस, ये जो तीन आपको नजर आ रही हैं राइट साइड पे, ये तीन इक्वेशंस हमने पिछले वीक भी देखी थी और मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स में तो इनको बड़ी डिटेल से देखा था। सो एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू 1/e इंटू सिग्मा एक्स। ये क्या है? ये इसकी इलोंगेशन है। किस वजह से? क्योंकि एक्स एक्सिस में स्ट्रेस लग रही है। अब वाई और जी एक्सिस में भी जो स्ट्रेस लग रही है उसकी वजह से यहाँ पे कंट्रैक्शन आएगी और वो पॉइजन्स रेशियो की वजह से माइनस न्यू सिग्मा वाई ओवर ई माइनस न्यू सिग्मा जी ओवर ई। अगर दो डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रही होती तो यहां तक होता है, और अगर तीनों में लग रही है तो ये पूरा होगा। ठीक है जी। अच्छा, इसको आपने कंबाइन कर लिया तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाती है। और इसी में एक्स वाई जी की जगह अगर आप 1 2 3 डाल दें तो आपके पास एप्सिलॉन 1 की वैल्यू आ जाएगी 1/e सिग्मा 1 माइनस न्यू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3। इसी तरह एप्सिलॉन 2 वुड बी 1/e सिग्मा 2 माइनस न्यू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 और एप्सिलॉन 3। तो एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2 और एप्सिलॉन 3 की वैल्यूज आप यहां से लेके इस इक्वेशन में इन एप्सिलॉन्स की जगह पुट कर दें। ठीक है, सो व्हाट यू विल गेट इज यू विल गेट स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर ट्राई एक्सियल कंपोनेंट। जो ट्राई एक्सियल स्ट्रेस है, यानी ये वाली चीज या ये वाली चीज, ये आपको यू इधर से मिल गया। ठीक है, आप पुट करके देख लें, बड़ा इजी मैनिपुलेशन है। अब अगली चीज हमें क्या चाहिए? हमें वॉल्यूमेट्रिक कंपोनेंट की यू चाहिए। जब दोनों होंगी तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मैं यू डी यानी डिस्टॉर्शनल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि मेरी पहली डेफिनेशन जो मैंने आपको दिखाई थी उसके अंदर ये लफ्ज मौजूद है जिसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ वी कम टू यूवी, वॉल्यूमेट्रिक कंपोनेंट का या हाइड्रोस्टैटिक कंपोनेंट का स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब हाइड्रोस्टैटिक जो कंपोनेंट है उसमें आपको पता है कि हमने क्या लगाया हुआ था, सॉरी, उसके अंदर हर डायरेक्शन में सिग्मा एवरेज लग रही थी, सिग्मा एवरेज लग रही थी और सिग्मा एवरेज लग रही थी। सिग्मा 1 2 3 की जगह सिग्मा एवरेज लग रही थी। तो इसी इक्वेशन में ये जो आपको नजर आ रही है इक्वेशन, अगर मैं सिग्मा 1 की जगह भी सिग्मा एवरेज डाल दूं, सिग्मा 2 की जगह भी सिग्मा एवरेज डाल दूं, सिग्मा 3 की जगह भी सिग्मा एवरेज डाल दूं, तो ये u कन्वर्ट हो जाएगा uv में। ठीक है, सो uv वुड बी 3 सिग्मा एवरेज स्क्वायर ओवर 2e इंटू 1 माइनस 2 न्यू। इसी इक्वेशन में ये जो इक्वेशन बी आपको नजर आ रही है स्लाइड 38 के नीचे, इसी के अंदर मैंने सिग्मा 1 2 3 को रिप्लेस कर दिया सिग्मा एवरेज से, तो मेरे पास ये वाला रिलेशनशिप आ गया, ये वाला। अब यहां आपको पता है सिग्मा एवरेज इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, यहां आपने इसको इससे रिप्लेस कर दिया, तो नाउ यू हैव अ वैल्यू ऑफ uv which is equal to this equation 7। ठीक है, और चूंकि मैंने आपको पहले बताया था कि U जो है दैट यानी स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो UV और UD का सम है और मैं UD निकालना चाहता हूं। ठीक है, तो तो UD वुड बी इक्वल टू U माइनस UV। मैंने इक्वेशन, ये जो इक्वेशन B है, इसमें से इस इक्वेशन जिसे 7 लिखा हुआ है, इक्वेशन बी में से इक्वेशन 7 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो मेरे पास ये डिस्टॉर्शन स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का रिलेशनशिप आ गया। ठीक है, नाउ लेट्स गो बैक टू द ओरिजिनल स्टेटमेंट कि फेलियर या यील्डिंग अकर्स व्हेन द डिस्टॉर्शन स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रीचेस और एक्सीड्स।
मैंने ये चीज पता कर लिया, ये क्या है डिस्टॉर्शन स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो ये इक्वेशन नंबर 8 ये चीज है। ठीक है, तो अगर इक्वेशन 8 में जो यू डी है, सॉरी इक्वेशन 8 में जो यू डी है, इफ दैट एक्सीड्स distortion strain energy per unit volume for yield in simple tension or compression of the same material। तो ये क्या चीज है जी, कहता है कि सिंपल यूडी फाइंड आउट करो सिंपल टेंसाइल टेस्ट के अंदर जब ये यील्ड को रीच करते हैं, सिंपल टेंसाइल टेस्ट का यूडी इसी मटेरियल का, व्हेन इट yields, यानी when it reaches yield point। अब वो कैसे आएगा, अब देखें जो आपके पास सिंपल टेंसाइल टेस्ट है वो क्या है, वो ये एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रही है और देयर इज नो शियर स्ट्रेस और एनी अदर नॉर्मल स्ट्रेस, किसी और डायरेक्शन में ना नॉर्मल स्ट्रेस है ना कोई शियर स्ट्रेस है, और आपको पता है उसका मोहर सर्कल भी इस किस्म का बनता है और ये कहां तक जाएगा, एस वाई तक। ठीक है, ये क्योंकि यील्डिंग तक लेकर जाना। ठीक है, तो इस केस के अंदर आपकी सिग्मा जो है वो एस वाई के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि सिंपल टेंसाइल टेस्ट व्हेन इट यील्ड्स, आपने इसको यील्ड पॉइंट तक लेकर जाना। ठीक है, सो व्हाट हैपन्स, इधर सिग्मा को आप एस वाई के इक्वल कर दें, सिग्मा 1 वुड बी इक्वल टू एस वाई, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 वुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, यानी सिग्मा 1 आपका एस वाई हो गया और सिग्मा 2 और सिग्मा 3 जो है वो 0 हो गया। तो फिर आपके पास ये सिंपल टेंसाइल टेस्ट के अंदर ये सिचुएशन होगी। तो इसी इक्वेशन यू डी की जो इक्वेशन है, इसमें सिग्मा 1 को आप एस वाई कर दें, सिग्मा 2 को 0 कर दें, सिग्मा 3 को 0 कर दें, और ये आपकी एस वाई है। ठीक है, तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी यू डी की वो ये बचेगी, ये इक्वेशन 8 में से है, पुटिंग सिग्मा 1 इज इक्वल टू एस वाई इन इक्वेशन 8, सिग्मा 2 और सिग्मा 3 को 0 पुट कर दें। सो दिस बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 1 प्लस न्यू ओवर 3e, ये वाली जो यू डी है, इनटू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 जो है ये पूरी साइड, ये यू डी है जो आपकी गिवन स्ट्रेस स्टेट है। दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस न्यू ओवर 3e इंटू एस वाई स्क्वायर, ये जो आपकी यू डी है सिंपल टेंसाइल टेस्ट की जब वो यील्ड को अप्रोच कर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में और ये स्क्वायर आप खत्म करके इधर अंडर रूट डाल दें। तो दिस इज योर कंडीशन फॉर डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी के थ्रू जो फेलियर को आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं ये जो राइट हैंड साइड पे क्वांटिटी है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे जो क्वांटिटी है, ये जब एस वाई को रीच करेगी या उसको एक्सीड करेगी तो उस वक्त फेलियर अकर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको आप वॉन माइसिस स्ट्रेस भी कहते हैं, यानी सिग्मा प्राइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस वाई, और सिग्मा प्राइम क्या है जी, सिग्मा प्राइम इज इक्वल टू दिस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा ये जो भी था। होल अंडर रूट।
वो जो आप मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स के प्रोजेक्ट के अंदर जब आपने एनसिस के अंदर वॉन माइसिस स्ट्रेस देखी थी कि हर पॉइंट के ऊपर वॉन माइसिस स्ट्रेस कितनी है, तो वो एक्चुअली ये स्ट्रेस थी, ये वॉन माइसिस स्ट्रेस है, ठीक है, इसको वॉन माइसिस स्ट्रेस कहते हैं। और इस थ्योरी को भी वॉन माइसिस थ्योरी भी कह देते हैं कभी, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी की जगह। So this is the von Mises stress that you can compare at each and every point of a body with yield strength. Yield strength comes from a very basic test जो कि आपको सारों को पता होता है, जबकि von Mises stress जो है वो आपकी actual stress condition में से निकलती है, जिसमें तीनों principal stresses आपकी जो हैं वो contribute कर रही हैं. You can also call it as an equivalent stress. So this is your von Mises stress. अगर आपके पास प्लेन स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो, प्लेन स्ट्रेस में क्या होगा, आपके पास सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 की जगह दो स्ट्रेसेस होंगी, सिग्मा ए और सिग्मा बी, और तीसरी स्ट्रेस जो है वो जीरो होती है, दैट कैन बी सिग्मा 2, दैट कैन बी सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा 3 विच इज जीरो, डिपेंडिंग ऑन के सर्कल किधर एग्जिस्ट करता है। बट आप इनमें से किसी एक वैल्यू को जीरो कर दें और बाकी दो को सिग्मा ए और सिग्मा बी कह दें, तो आपके पास जो रिलेशनशिप आएगा वो ये आएगा, ये आप प्लेनर केस के अंदर वॉन माइसिस स्ट्रेस की वैल्यू। तो प्लेन केस में दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू मैंने बॉक्स बनाया, दिस हैज टू बी लेस देन और इक्वल लेस देन एस वाई फॉर फेलियर, फॉर प्रिवेंशन ऑफ फेलियर, ठीक है। ये वैल्यू जब सिग्मा एस वाई से बड़ी होगी तो फेलियर अकर करेगा। अच्छा, आगे जो है वो आप देखेंगे कि इसके अंदर अगर आपके पास प्रिंसिपल स्ट्रेसेस नहीं गिवन, ठीक है, तो या तो आप प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी आपके पास स्ट्रेस स्टेट गिवन है, आप प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फाइंड आउट कर सकते हैं मोहर सर्कल के थ्रू, ये आप सीख चुके हैं। अदरवाइज जो आपको स्ट्रेस स्टेट्स गिवन होती हैं, आपको प्लेन केस में स्ट्रेस स्टेट्स जो गिवन होती हैं वो सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और टॉ एक्स वाई होती है, और थ्री डायमेंशनल केस में सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जी, टॉ एक्स वाई, टॉ वाई जी और टॉ जी एक्स, ये आपको गिवन होती है, ठीक है। तो आप इनको डायरेक्टली भी यूज करके वॉन माइसिस स्ट्रेस निकाल सकते हैं, उसका ये रिलेशनशिप है, ठीक है। तो चूंकि आपके पास ओपन बुक एग्जाम है, आप इस इक्वेशन को भी याद करने की भी जरूरत नहीं, आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अगर आप मोहर सर्कल के थ्रू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस नहीं निकालना चाहते, तो गिवन स्ट्रेस स्टेट्स में से सिग्मा एक्स वाई जी, टॉ एक्स वाई, टॉ वाई जी, टॉ जी एक्स आपको गिवन होता है, आप ये इक्वेशन लगा के सिग्मा प्राइम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह टू डायमेंशनल केस में या प्लेनर केस में ये इक्वेशन आपको सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, टॉ एक्स वाई, ये तीन चीजें आपको अगर गिवन हो तो आप सिग्मा प्राइम इसमें से भी निकाल सकते हैं। अंडरलाइन कंडीशन वही है कि सिग्मा प्राइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस वाई फॉर फेलियर टू अकर, एंड सिग्मा प्राइम इज इक्वल टू एस वाई ओवर एन अगर आपने इसकी डिजाइन इक्वेशन बनानी, ठीक है। ये आपकी, तो ये जो इक्वेशन है बेसिकली अगर आप प्लेनर केस में जाएं तो दिस इक्वेशन, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ रिवर्स एलिप्सॉइड, इसको इस जो है इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनती है उसको रिवर्स एलिप्सॉइड कहते हैं, और उसको अगर आप ड्रॉ करें तो वो इस तरीके से, ये जो आपको डार्क में नजर आ रहा है, ठीक है, ये जो आपकी स्ट्रॉन्ग लाइन है, ये रिवर्स एलिप्सॉइड की लाइन है, ये बेसिकली ये वाली इक्वेशन है इस लाइन की, सिग्मा ए स्क्वायर माइनस सिग्मा ए सिग्मा बी प्लस सिग्मा बी स्क्वायर अंडर रूट सिग्मा ए सिग्मा बी एक्सिस के ऊपर इसको ड्रॉ कर दें। और ये जो डॉटेड लाइंस हैं, ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी की जो हमने पीछे पढ़ी थी, ये वाली जो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी, ये हुआ। तो बेसिकली डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी जो है वो कुछ इस तरह से आपकी बन जाती है, ठीक है, विच शोज कि कुछ पॉइंट्स तो कॉमन है दोनों के, यानी दोनों एक जैसी जो है वो फेलियर को प्रिडिक्ट करें, एक ही पॉइंट पे फेलियर को प्रिडिक्ट करें, लेकिन बाकी पॉइंट्स के ऊपर आप देखेंगे
कि जो है आपका मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी वो फेलियर को पहले जल्दी प्रिडिक्ट कर देती है, और डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी इट अलाउज फॉर मोर स्ट्रेस, ये ज्यादा स्ट्रेस लगाने देती है बिफोर ये कहती है जी अब फेलियर हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी गिवन स्ट्रेस ऐसी है सिग्मा ए और सिग्मा बी की वैल्यू जो आपको गिवन है वो आपने प्लॉट की और वो पॉइंट इधर आ गया, तो इस पॉइंट का मतलब क्या है? इस पॉइंट का मतलब है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी कह रही है कि फेलियर अकर हो जाएगा, लेकिन डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी कह रही है कि फेलियर अकर नहीं होगा, क्योंकि अभी तक ये पॉइंट उसके फेलियर एनवेलप के अंदर ही है। विच मीन्स कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी इज मोर कंजर्वेटिव, ये हमें थोड़ी स्ट्रेस लगाने की इजाजत देती है। और डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी वैसे जो है हमने जो ओवर द इयर्स एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से कंपेयर करने पे पता चलता है कि डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी इज मोर एक्यूरेट। ठीक है, ये ज्यादा कंजर्वेटिव है, ये एक्यूरेट है। तो बहुत सारे लोग प्रिफर करते हैं कि डिजाइन के लिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी को यूज किया जाए, क्योंकि ये कंजर्वेटिव है, आपको थोड़ी स्ट्रेस लगाने देगी, सो योर डिजाइन वुड बी सेफर। और एनालिसिस के लिए अगर फेलियर हो चुका हो और आप उसको एनालाइज करना चाहें कि कैसे फेलियर हुआ है, तो डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी यूज करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा एक्यूरेट। ओके, सो आई विल स्टॉप हियर। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन जरूर कीजिए। मैं मीनवाइल रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगा। जी, एनी क्वेश्चंस? नो सर।